अल-ख्वारिज़मी एक 9वीं शताब्दी के गणितज्ञ हैं जो बगदाद से हैं और जिन्हें बीजगणित के पिता के रूप में माना जाता है। शब्द बीजगणित अरबी शब्द अल-जब्र का लैटिन अनुवाद है जिसका अर्थ होता है टूटे हुए हिस्सों का पुनर्मिलन और अल-ख्वारिज़मी के महत्वपूर्ण कार्य के शीर्षक से आता है। बीजगणित को गणित की भाषा के रूप में देखा जा सकता है। किसी भी नई भाषा की तरह यहाँ नियम और परिभाषाएं होती हैं जिन्हें आपको सीखना और अभ्यास करना होता है। एक चर क्या होता है? एक चर एक प्रतीक होता है जो एक अज्ञात मान का प्रतिनिधित्व करता है। हम अक्सर चरों के लिए अक्षरों का उपयोग करते हैं जिसमें x को एक चर का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे आम तौर पर उपयोग किया जाता है। इसका कारण हमें वापस ले जाता है अल-ख्वारिज़मी की ओर। उनके हस्तलिखित में चर को चीजों के नाम से बुलाया गया था। चीज के लिए अरबी शब्द है शाय। जब बीजगणित को बाद में स्पेनिश में अनुवादित किया गया तो शब्द चे को XEICH के रूप में लिखा गया, जिसे लोग अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए X अक्षर के रूप में लिखना शुरू कर दिया और यह अटक गया है। बीजगणित में हम अक्सर स्थिरांक शब्द का सामना करते हैं। ये ठीक वही है जो यह कहता है, एक मान जो स्थिर है और बदलता नहीं है। गणितीय कथन में दिए गए संख्याएं स्थायी होती हैं। उदाहरण के लिए इस कथन में x एक चर है और 3 एक स्थायी है। कोएफिशिएंट क्या है? गुणनखंड एक संख्या होती है जिसे चर को गुणा करने के लिए उपयोग किया जाता है। गुणनखंड में धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह भी शामिल होते हैं। यहाँ -2x का अर्थ होता है ऋणात्मक 2 गुना x, इसलिए x का गुणांक ऋणात्मक 2 है। यदि किसी चर का गुणांक 1 है तो हम आमतौर पर इसे लिखते नहीं हैं। चर की घातांक या शक्ति क्या होती है? चर की शक्ति आपको बताती है कि चर कितनी बार गुणा किया जाता है। उदाहरण के लिए 4 की शक्ति में x को x गुना x गुना x गुना x कहा जाता है। टर्म क्या होता है? बीजगणित में एक शब्द एकल संख्या या चर हो सकता है या संख्याएं और चर एक साथ गुणा हो सकते हैं। साथ ही यदि 2 अलग अलग पद एक विभाजन रेखा के ऊपर और नीचे रखे जाते हैं तो वे एक पद बन जाते हैं। समान पदों में वही चर होते हैं और उन्हें एक ही घाते तक बढ़ाया जाता है। उनके गुणांक अलग अलग हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि वे एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए हम उन्हें जोड़ या घटा सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 है 2 10x2 बराबर है ऋणात्मक 8 है 2। असमान शर्तें अलग चर होती हैं। उदाहरण के लिए 8a और ऋणात्मक 10x वर्ग। हम इन्हें एक साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि वे एक ही प्रकार के नहीं हैं। निम्नलिखित अवधारणाओं पर ध्यान दें। 6 और -2x जो -2 गुना x के समान है। यदि हम 2 शर्तों को जोड़ दें तो हमें निम्नलिखित व्यंजन मिलता है। 6 - 2x एक बीजगणितीय अभिव्यक्ति शब्दों का संयोजन होती है जिसे प्लस या माइनस चिन्हों द्वारा अलग किया गया होता है। ध्यान दें कि एक नकारात्मक शब्द जोड़ना मानो एक शब्द घटाने के समान होता है। तो हम वास्तव में यह कह सकते हैं कि बीजगणितीय अभिव्यक्ति संख्याओं के साथ संख्याओं के बाद योग चिन्ह से अलग होती है क्योंकि गुणांक का चिन्ह खुद गुणांक का हिस्सा है। बीजगणितीय अभिव्यक्तियां विभिन्न मात्राओं का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। एक अभिव्यक्ति में एक चर का अर्थ होता है एक अज्ञात मात्रा। उदाहरण के लिए इस आकार में 2 पक्ष हैं जिनकी लंबाई अज्ञात x है, साथ ही 10 मीटर और 16 मीटर की एक ओर है। हमें वास्तव में आकार क्या दिखता है इसका पता नहीं होता क्योंकि x एक अज्ञात लंबाई है। यह आरेख हमें मदद करने के लिए है। चलिए हमारी पास मौजूद जानकारी का उपयोग करके क्षेत्रफल के लिए गणितीय अभिव्यक्ति लिखते हैं। आकृति 2 आयतों से बनी हुई है। पहली आयत के बगल 10 मीटर और x हैं। द्वितीय आयत के बगले x, y और z है। x और 16 - x कुल क्षेत्रफल आयत 1 के क्षेत्रफल के बराबर होता है जोड़ी गई आयत 2 के क्षेत्रफल। पहले आयत का क्षेत्रफल 10 गुना x के बराबर होता है जिसे हम 10x के रूप में लिखते हैं। द्वितीय आयत का क्षेत्रफल x गुना 16 है जिससे x घटा दिया गया है। 16 को x से गुणा करें ताकि 16x प्राप्त हो जाए। फिर x को -x से गुणा करें ताकि -x वर्ग प्राप्त हो जाए। याद रखें, कोई व्यंजक में एक पद को गुणा करने के लिए हम व्यंजक में प्रकृति के प्रत्येक पद को गुणा करते हैं। अब हम 2 व्यंजकों को मिला सकते हैं। 10x जोड़ी गई 16x घटा x वर्ग। 10x और 16x समान पद होते हैं इसलिए हम उन्हें मिलाते हैं ताकि 26x मिल जाए। यह नकारात्मक x वर्ग जोड़ता है 26x को।
अब हम बीजगणित के एक विशिष्ट खंड पर चलते हैं जिसे बहुपद कहते हैं। बहुपद बीजगणितीय अभिव्यक्ति का एक विशेष प्रकार है। शब्द बहुपद पॉली से आता है जिसका अर्थ होता है बहुत सारे और नामक का अर्थ होता है पद, इसलिए शब्द का अर्थ होता है बहुत सारे पद। सभी बहुपदी अभिव्यक्तियां बहुपद नहीं होती। ये नियम हैं जो एक बीजगणितीय अभिव्यक्ति को बहुपद बनाते हैं। पहले, चर का घातक एक पूर्णांक होना चाहिए, जैसे 0, 1, 2, 3 आदि। तो यदि एक बीजगणितीय भिन्न में हल करने वाला चर होता है तो यह बहुपद नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब है कि चर को नकारात्मक घात में उठाया गया है। उदाहरण के लिए, 1 विभाजित करें x से बराबर होता है x की शक्ति 1 के लिए, और चर एक मूल चिह्न के तहत नहीं हो सकते। यह मतलब होता है कि वहाँ एक भिन्न घात है। उदाहरण के लिए, कुछ और स्पष्ट नियम यह हैं कि गुणांक सभी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए और एक बहुपद में अवधारणाओं की संख्या सीमित होती है। इसलिए ये अभिव्यक्तियां बहुपद नहीं हैं। 10xi की घात 2 पॉलिनोमियल नहीं होती क्योंकि घातक ऋणात्मक नहीं हो सकते। 4 विभाजित करें x से और 1 जोड़ें एक बहुपद नहीं है, क्योंकि एक बहुपद में एक चर मनोनीत नहीं हो सकता है। पद x और 1 को नकारात्मक 1 के रूप में बढ़ाया जाएगा क्योंकि यह हर नामन है। x का वर्गमूल एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसे आधे की शक्ति में उठाया जाएगा। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि एक अभिव्यक्ति एक बहुपद नहीं है, लेकिन यदि आप जांचें तो आप देखेंगे कि यह है। उदाहरण के लिए, यह भिन्न 10x की शक्ति का 10 सभी 3 से विभाजित एक बहुपद है क्योंकि हर नामक में एक चर नहीं होता है। बहुपद 4x की शक्ति के 3 गुना x + 3 की शक्ति 1 आधा का भी पालन करता है और यह एक बहुपद है। स्थिरांक 3 को आधा उठाया जाता है, लेकिन चर को सकारात्मक पूर्णांक शक्तियों को उठाया जाता है। 2 का वर्गमूल x के साथ जोड़कर 1 होता है, वह बहुपद है क्योंकि हालांकि वर्गमूल होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल एक गुणांक है और यह एक वास्तविक संख्या है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि कोई भी संख्या, उदाहरण के लिए 2, बहुपद है। संख्या 2 को 2 गुणा x की शक्ति 0 के बराबर माना जाता है, तो यह नियमों का पालन करता है। ऐसे स्थिर बहुपद कहा जाता है। सभी गुणांक शून्य होने वाले बहुपद के बारे में क्या? इस मामले में x का मान क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुपद 0 के बराबर होगा, इसे शून्य बहुपद कहा जाता है। बहुपद किसी भी रूप में हो सकते हैं। अंतिम संख्या का शब्द। हमारे पास 1, 2 और 3 शब्दों के लिए विशेष नाम हैं। बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है उन्हें मोनोमियल्स कहा जाता है। मोनो का अर्थ होता है एक। सोचिए, मोनोसाइकिल। वे बहुपद जिनके केवल 2 शब्द हैं उन्हें बिनोमियल्स कहा जाता है। बाई का अर्थ है 2। सोचिए, साइकिल। ऐसे बहुपद जिनमें केवल 3 पद होते हैं उन्हें त्रिपदी कहा जाता है। 3 का अर्थ होता है 3। त्रिसाइकिल का ख्याल रखें। हम उच्चतम शक्ति को बहुपद की डिग्री कहते हैं। उदाहरण के लिए, इस बहुपद में x की सबसे ऊंची शक्ति वाला पद 3x2 है। इस पद में x का घातांक 2 है, इसलिए इस बहुपद की डिग्री 2 है। याद रखें कि x वास्तव में x की शक्ति 1 है और कि निरंतर पद x की शक्ति 0 से गुणा किया जा सकता है। बहुपद के डिग्री बहुपद के ग्राफ के आकार को बदलती है। इन आकारों पर ध्यान दें जिनका उपयोग 1, 2 और 3 डिग्री के बहुपदों को प्रतिष्ठापित करने के लिए किया जा सकता है। डिग्री 8 का बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। शब्द रैखिक का अर्थ होता है सीधी रेखा। डिग्री 2 का एक बहुपद एक द्विघातीय बहुपद कहलाता है। शब्द द्विघातीय वर्ग के शब्द से आता है क्योंकि चर का वर्ग होता है। 3 की डिग्री वाला बहुपद एक घन बहुपद कहलाता है। इस मामले में चर को घनित किया जाता है। ये बहुपद हैं जिनके साथ हम काम करने जा रहे हैं। आइए इस आकार के क्षेत्रफल के लिए बीजगणितीय अभिव्यक्ति लिखें। प्रत्येक बहुभुज की लंबाई को रेखीय द्विपदीय द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। यह इसलिए है क्योंकि वे प्रत्येक 2 पदों पर निर्भर करते हैं और चर की उच्चतम डिग्री 1 होती है। तो आयत के क्षेत्रफल का पता लगाने के लिए हम द्विपदों को एक साथ गुणा करते हैं। आपने शायद पहले ही बिनोमियल्स को गुणा करने के लिए फॉयल नियम सीखा होगा। यह दिखाता है कि हम पहले 2 पदों को गुणन करके शुरू कर सकते हैं, फिर बाहरी पद, फिर 2 आंतरिक पद, फिर 2 अंतिम पद।
फिर परिणामों को जोड़ें। तो हमारे उदाहरण में हमें 2x का 4x से गुणन है जो 8x वर्गित होता है। 2 गुना 1 2x के बराबर होता है, -3 गुना 6x माइनस पहले x होता है, और -3 गुना 1 बराबर होता है -3। अब हम समान पदों को जोड़ते हैं। 2x और -12x से -10x मिलता है। अंतिम परिणाम 8x वर्ग होगा। 10x को घटा दें और 3 को घटा दें। यदि बहुपद किसी निश्चित तरीके से व्यवस्थित हैं, तो वे मानक रूप में होते हैं। शर्तें इस प्रकार रखी गई हैं कि चर के घातांक भी सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में होते हैं और निरंतर अंत में होते हैं। इस प्रकार से बहुपद को पूर्ण व्यवस्थित करना अच्छा विचार है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किससे सामना कर रहे हैं, जो सरलीकरण और गुणनखंड करते समय मदद करेगा। उदाहरण के लिए इस बहुपद को लें। यह मानक रूप में नहीं है। बस अवधियों के क्रम को पुनर्गठित करें ताकि घात सबसे बड़े से सबसे छोटे हों। स्मरण रखें कि एक गुणांक का सकारात्मक या नकारात्मक चिन्ह गुणांक का हिस्सा है और वे हमेशा गुणांक के साथ हिलना चाहिए। बहुपद अब मानक रूप में है। यह बहुत अच्छा है क्योंकि अब मुख्य गुणांक, पहले पद का गुणांक, हमें बहुपद की डिग्री बताता है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से काम करते हैं। इस मामले में बहुपद को p ऑफ x कहा जाता है। बहुपद p में x की सबसे उच्च शक्ति वाला पद 3x की शक्ति 7 है। इस पद में x का घातांक 7 है। इस प्रकार इस बहुपद की डिग्री 7 है, इसलिए इसे लिखने के मानक रूप पहला यह पद 7 की शक्ति के लिए 3 गुना x होगा। स्थिरांक अंत में आता है। जब हम बहुपदों को जोड़ते हैं या घटाते हैं, हम सिर्फ 2 या 2 से अधिक बहुपदों का एक बहुपद बना रहे होते हैं। चलो इन 2 बहुपदों को घटाएं। हम इस बहुपद के साथ शुरू कर रहे हैं और इसे घटा रहे हैं। कदम 1, दूसरे बहुपद का संपूर्ण हिस्सा पहले से घटाया जाता है, तो प्रत्येक पद को नकारात्मक संकेत से गुणा करना होगा। तो हम प्रत्येक पदों को 1 से गुणा करते हैं और कोष्ठक को हटा देते हैं। हमें एक लंबा बहुपद मिलता है। चरण 2, अंतिम चरण को और अधिक स्पष्ट बनाने के लिए समान शर्तों को एक साथ रखें। याद रखें कि गुणनखंड का चिन्ह गुणनखंड के साथ जाता है। चरण 3, समान पदों को जोड़ें या घटाएं। अब हमारे पास 4 अवधियों वाला एकल घनघट बहुपद है। यहाँ एक और उदाहरण है। इस मामले में पहली अभिव्यक्ति अपने गुणनखंड स्वरूप में लिखी गई है। हमें इसे गुणा करना होगा ताकि हम शर्तें जोड़ और घटा सकें। चरण 1, पहले बहुपद के शर्तों को गुणा करें। चरण 2, कोष्ठकों को निकालें। हमें यहाँ संकेत बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। चरण 3, समान पदों को समूहित करें। सबसे उच्च शक्तियों वाले पदों को पहले लिखें। इसका मतलब है कि हम पहले x को 4 की शक्ति लिखते हैं। चरण 4, समान पदों को जोड़ें या घटाएं।